हाय गाइस, वेलकम बैक इन टारगेट स्टडी पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड स्टील ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ स्टील प्लेट इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर थिकनेस। एक स्टील प्लेट है जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है और उसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है। अ रिवेट ऑफ नॉमिनल डायामीटर ऑफ 18 मिलीमीटर, उस रिवेट का जो नॉमिनल डाया है वो 18 मिलीमीटर है। द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट इज, तो यहाँ पर आपको नेट सेक्शनल एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि जब भी प्लेट का पूरा ब्रिथ दे दिया जाए, ठीक है, जब प्लेट का पूरा ब्रिथ दे दिया जाए तो वहाँ पर जो नेट एरिया का फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ए नेट बराबर होता है, यानी नेट एरिया होता है बी माइनस एन डी इंटू टी। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। आप ये फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, पी माइनस एन डी इंटू टी। तो पी तब लिया जाता है जब पिच दिया जाता है। यहाँ पर पिच की बात नहीं की गई है बल्कि पूरे प्लेट के ब्रिथ की बात की गई है। तो यहाँ पर आपको सारा वैल्यू पुट कर देना है, बस हो गया। बी का वैल्यू कितना है, ब्रिथ कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो आप सबको जो है सेंटीमीटर में ले लीजिए, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर बी का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर माइनस एन। एन क्या है, नंबर ऑफ रिवेट। तो यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि एक रिवेट है, और रिवेट ऑफ नॉमिनल डाया 18 mm। यहाँ पर रिवेट की संख्या नहीं बताएगी तो हम एक ही रिवेट मान के चलेंगे। तो एक का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू डी। डी क्या है, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। कैसे निकालते हैं, 18 में हम 1.5 mm प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19.5 मिलीमीटर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो 1.95 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इनटू टी, टी का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है, सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा लगभग 28.20 आ जाएगा, जिसमें आपका ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है वही, ठीक है। चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो आपका टेंशन मेंबर का नेट सेक्शनल एरिया होता है, यानी तनन उपांग का जो शुद्ध खंडीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, उसके टोटल का कितना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेट सेक्शनल एरिया क्या होता है। नेट सेक्शनल एरिया वह एरिया होता है, जैसे पूरा ग्रॉस एरिया दिया गया है, पूरा उस सेक्शन का पूरा एरिया दिया गया है, तो उसमें रिवेट के लिए जितना होल किया जाता है उस होल को माइनस कर दिया जाता है। इससे पहले जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कोई आपका क्रॉस सेक्शन है, एक मैं क्रॉस सेक्शन प्लेट का बना दिया, ठीक है, और मान लीजिए इसका ब्रिथ कितना है, बी हो गया, इसकी थिकनेस कितना है, टी हो गया। यहाँ पर एक रिवेट ऐसे लगाया गया है। तो हम इसका नेट एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया ले लेते हैं, यानी टोटल, या तो लंबाई ले लीजिए। लंबाई में हम क्या काम करते हैं, ये जो डी ग्रॉस डाया यहाँ पे रिवेट लगाया गया है उसके लिए होल के उसको माइनस कर देते हैं, तो बी माइनस डी हो जाएगा इनटू थिकनेस टी। अगर मान लो एक रिवेट है तो एक डी माइनस करेंगे, दो है तो दो डी माइनस करेंगे, तीन है तो तीन डी माइनस कर देते हैं, यानी एन का मल्टीप्लाई डी के साथ हो जाता है नंबर ऑफ रिवेट। तो बी माइनस एन डी इंटू टी। तो ये फॉर्मूला इससे पहले मैंने यही आपको बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि नेट सेक्शनल एरिया क्या होता है कि जो टोटल क्रॉस एरिया होता है, यानी ग्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन जो होता है उसमें से रिवेट के लिए जितना होल किया जाता है उसे माइनस कर देते हैं। ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे तो क्या उसमें माइनस द एरिया ऑफ द रिवेट होल्स, बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेट सेक्शनल एरिया क्या होता है, टोटल एरिया माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a tension member
कंसिस्ट ऑफ 2 चैनल सेक्शंस, द अलाउंस फॉर रिवेट होल इज मेड फॉर 2 होल्स फ्रॉम। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई टेंशन मेंबर है, उसमें 2 चैनल यूज किए जाएं। कोई टेंशन मेंबर है, उसमें 2 चैनल यूज किए जाएं, तो रिवेट होल के लिए कितना डिफरेंट होगा जो कि 2 होल के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि टेंशन मेंबर में जब भी 2 चैनल बनाया जाएगा तो रिवेट होल के लिए जो अंतर होगा वो प्रत्येक वेब के लिए, ठीक है, प्रत्येक वेब के लिए या प्रत्येक किनारे पर एक होल जो भी कम हो वो 2 होल के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन डी अगर आप देखें तो देखेंगे वहाँ पे दिया गया है ईच वेब और 1 होल फ्रॉम ईच फ्लैंज विच एवर इज लेस। प्रत्येक वेब या प्रत्येक किनारे पर एक होल जो भी उनमें से कम होता है वो लेके चलते हैं हम। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ टेंशन मेंबर इज मेड ऑफ 4 एंगल्स विथ अ प्लेट एज वेब द अलाउंस फॉर होल्स इज मेड एज। देखिए टेंशन मेंबर, यहाँ पर व्हेन अ टेंशन मेंबर, तो टेंशन मेंबर क्या होता है पहले मैं उसको बता दूंगा आपको। टेंशन मेंबर किसी भी स्ट्रक्चर का वह मेंबर होता है जो कि डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स को बियर करता है, उसे टेंशन मेंबर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी एक टेंशन मेंबर में एक वेव के रूप में एक प्लेट के साथ 4 एंगल से बना हुआ हो, जब भी, फिर से समझिए, जब भी कोई टेंशन मेंबर वेव के रूप में एक प्लेट के साथ 4 एंगल से बना हो तो उसका प्रत्येक एंगल के लिए एक होल और वेव के लिए 2 होल बनाया जाता है। हमेशा हमेशा ध्यान देंगे आप कि एंगल के लिए एक होल बनाया जाता है और वेव के लिए 2 होल बनाया जाता है। किस कंडीशन में? जब कोई भी टेंशन मेंबर वेव के रूप में एक प्लेट के साथ 4 एंगल से बना हुआ होता है तो प्रत्येक एंगल के लिए एक होल करते हैं और वेव के लिए 2 होल बनाया जाता है। ऑप्शन सी आप देखिए, 1 होल फॉर ईच एंगल, प्रत्येक एंगल के लिए एक होल बनाया जाता है, एंड 2 होल्स फॉर द वेव, और वेव के लिए 2 होल बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आप याद रखेंगे कि जब भी किसी टेंशन मेंबर के लिए, कोई भी टेंशन मेंबर है, वेव के रूप में जब प्रयोग किया जाता है, वेव के रूप में जब एक प्लेट के साथ 4 एंगल से बनाया जाता है तो उसका प्रत्येक एंगल में एक होल करते हैं और उसके वेव में 2 होल बनाया जाता है। ठीक है, कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ क्या होता है, तो टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है नेट एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। नेट एरिया इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है इन अ स्ट्रक्चर केबल्स एंड वायर्स आर यूज्ड जनरली। देखिए किसी भी स्ट्रक्चर में जो केबल होता है और जो वायर्स यूज किए जाते हैं हमेशा वो टेंशन मेंबर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर केबल यूज होता है और वायर्स यूज किए जाते हैं वो हमेशा टेंशन मेंबर में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है यहाँ पर आपका। याद रखेंगे आप कि स्ट्रक्चर केबल और वायर्स किस प्रकार का मेंबर है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो टेंशन मेंबर होता है। लग एंगल्स आर, ये लग एंगल्स क्या होता है? देखिए लग एंगल्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? लग एंगल्स का प्रयोग कभी कभी ज्वाइंट की लंबाई कम करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर ज्वाइंट हमें करना है और वहाँ पर देख रहे हैं ज्वाइंट करने के लिए, रिवेट लगाने के लिए उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर डिफॉर्मेशन की संभावना जो है बढ़ जाती है। जब उसकी लंबाई ज़्यादा होगा तो डिफॉर्मेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस संभावना में जो आउटस्टैंडिंग लेग होता है, जो बाहर निकली हुई लेग होता है, उसका एंगल का जो टांग होता है, उससे लग एंगल रिवेट द्वारा हम गसेट प्लेट से ज्वाइंट कर देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही आएगा आपका, एंगल्स टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। ठीक है, एंगल्स टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, जो ज्वाइंट करने वाली लंबाई है उसको कम करने के लिए लग एंगल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ द थिकनेस ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज स्मॉल एज कंपेयर्ड टू इट्स लेंथ एंड विथ, इट इज क्लासिफाइड एज, कह वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है कि थ्री डायमेंशनल है। क्वेश्चन को पहले हिंदी में मैं आपको समझा दूं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि यदि किसी स्ट्रक्चर मेंबर का की जो मोटाई है उसके लंबाई और चौड़ाई के तुलना में बहुत कम है तो कौन से डायमेंशनल में आएगा, देखो 2D में आएगा, 2 डायमेंशनल में आएगा। अगर लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों का वैल्यू दिया जाए और तीनों की वैल्यू ज़्यादा होती है तो 3 डायमेंशन में होता है वो। ठीक है, 3 डायमेंशनल में होता है। जब केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा कम होती है तो 1 डायमेंशनल में होता है। और जब तीनों डायमेंशन में से कोई एक डायमेंशन बहुत ज़्यादा कम दे दिया जाए और 2 डायमेंशन ज़्यादा दे दिया जाए तो वो 2 डायमेंशनल में होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप जो बुक, आपके पास कोई बुक है, बुक का कोई एक पेज ले लीजिए, वो पेज में देखो लेंथ और ब्रीथ तो दिया गया है, ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपेयर में उसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है उस पेज की बहुत ज़्यादा कम है, तो वो पेज किस डायमेंशनल में आएगा, 2 डायमेंशनल में आएगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ठीक है, कि यदि संरचनात्मक अवयव की मोटाई इसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत कम हो तो इसे किस सीरीज़ में रखा जाएगा, किस श्रेणी में रखा जाएगा, उसे 2 डायमेंशनल में रखा जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चरल मेंबर की बात करें तो कोई एक प्लेट आप ले लीजिए जिसमें लेंथ और ब्रेथ दिया गया हो बट उसकी मोटाई बहुत कम है उन दोनों के तुलना में, तो उसे 2 डायमेंशनल में लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अ स्टील मेंबर इज ऑलवेज अंडर टेंशन। एक स्टील मेंबर जो कि हमेशा तनाव में होता है बट नॉट प्री स्ट्रेस्ड, लेकिन पूर्व प्रतिबलित नहीं है, वो पहले से स्ट्रेस जनरेट नहीं किया गया है। द मैक्सिमम अलाउेबल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो वुड बी, तो उसका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितनी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्टील मेंबर के लिए जो कि टेंशन में हो, या कह सकते हैं जो कि टेंशन मेंबर के रूप में यूज किया गया हो, या ऐसा कह सकते हैं ऐसा मेंबर जो टेंशन में हो, जो टेंशन मेंबर है उसकी बात की जा रही है। तो टेंशन मेंबर के लिए यहाँ पर आपसे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू पूछा गया है। तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 400 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन बनता है। क्या क्या बनता है? पहला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई कंप्रेशन मेंबर है जिस पर डेड लोड लगा हुआ है तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 180 लिया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कोई कंप्रेशन मेंबर है उस पर वायु और भूकंपीय भार लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर है उसमें और उसमें अर्थक्वेक का लोड ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो 250 लिया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये दोनों था कंप्रेशन मेंबर के लिए, कंप्रेशन मेंबर के लिए। अब टेंशन मेंबर के लिए 2 पॉइंट समझ लीजिए। जब कोई टेंशन मेंबर जो कि रूफ ट्रस या ब्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, जब कोई टेंशन मेंबर जो रूफ ट्रस या ब्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है उसका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 350 लिया जाता है। जब कोई टेंशन मेंबर पर कोई एक्स्ट्रा लोड लगा हुआ हो, कोई सुपर इम्पोज्ड लोड लगा हो अलग से, तो उसका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 400 होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखा जाए स्लेंडरनेस रेशियो में टेंशन मेंबर के लिए दोनों में सबसे वैल्यू कितना है? 400 है। तो
आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी 400। 400 से ज़्यादा स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन अ प्लेट गर्डर डिजाइन द रिवेट्स कनेक्टिंग द फ्लैंज एंगल्स एंड द फ्लैंज प्लेट्स हैव टू बी डिजाइंड फॉर। क्वेश्चन को समझिए, एक प्लेट गर्डर है, एक प्लेट गर्डर के डिज़ाइन में, इन अ प्लेट गर्डर डिज़ाइन, एक प्लेट गर्डर के डिज़ाइन में या अभिकल्पन में, रिवेट कनेक्टिंग द फ्लैंज एंगल्स एंड द फ्लैंज प्लेट्स हैव टू बी डिजाइंड फॉर। उसमें जो फ्लैंज एंगल है और जो फ्लैंज प्लेट को ज्वाइंट करने वाली रिवेटों को डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है, हमेशा सिंगल सीयर मान के डिज़ाइन करते हैं। सिंगल सीयर, याद रखेंगे आप लोग इस पॉइंट को। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई फ्लैंज एंगल हो, फ्लैंज एंगल और फ्लैंज प्लेट इनको ज्वाइंट किया जाए, ठीक है, इन दोनों के लिए ज्वाइंट करने के लिए जो रिवेट का हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको हम सिंगल सीयर मान के चलते हैं कि यहाँ पर सिंगल सीयर होगा। बेंडिंग स्ट्रेस नहीं, डबल सीयर नहीं, बेंडिंग और सीयर दोनों नहीं, केवल सिंगल सीयर मान के चलते हैं। मानते हैं कि जब वहाँ पर फेल होगा तो केवल एक ही लेयर में वहाँ पर वो फेल हो सकता है। The structural member in which of the tensile force is acting parallel to its longitudinal axis is called। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, ठीक है, उसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल में जब कोई टेंशन फोर्स लग रहा है तो उसे क्या कहते हैं। सीधा सीधा डेफिनेशन पूछा गया है। डेफिनेशन ये पूछा गया है कि कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर है, अगर उसके लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल यानी उसके समानांतर दिशा में कोई टेंशन फोर्स लगा है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे देखिए टेंशन मेंबर भी कहते हैं और उसे टाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। जिस भी किसी स्टील के मेंबर में टेंसाइल फोर्स लगा होता है उसे टेंशन मेंबर भी कहते हैं और उसे टाई भी कहते हैं। तो ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। तो ऑप्शन सी में देखिए ए एंड बी बोथ, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि टेंशन मेंबर और टाई दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है। When a member is subjected to axial tensile load, the greatest normal stress is equal to। जब एक सदस्य, जब एक मेंबर कोई एक्सियल टेंसाइल लोड में होता है, जब उसके ऊपर लगा हुआ होता है तो वहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का 2 गुना होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का 2 गुना होता है। ऑप्शन सी सही है, ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, यानी नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू 2 इंटू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। द वर्किंग स्ट्रेस फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तनन में संरचनात्मक इस्पात हेतु कार्यकारी प्रतिबल का मान कितना होता है, ठीक है। तो देखिए 0.6 Fy होता है, फॉर्मूला होता है ये 0.6 Fy, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है कितना होता है 0.6 Fy। देखो इसको 2 नाम बोला गया है। इस वर्किंग स्ट्रेस का दूसरा नाम है परमिसिबल स्ट्रेस। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है। जब कोई स्टील टेंशन में होता है,
टेंशन मेंबर के रूप में यूज किया गया होता है तो वहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, तो 0.6 FY होता है। अगर यहाँ पर Fe 250 यूज किया गया है तो FY की वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 इंटू 0.6 करेंगे कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि FY 250 से कम वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन में आपके पास 15 दिया गया है, 75 दिया गया है, दोनों हो नहीं सकता है। 150, तो Fe 250 के लिए कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर यहीं पे पूछ लिया गया, परमिसिबल स्ट्रेस में आल्सो बी नोन एज। परमिसिबल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। मैंने अभी आपसे तुरंत बताया है कि परमिसिबल स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस। अगर हिंदी में हम बात करें तो अनुज्ञेय प्रतिबल को ही कार्यकारी प्रतिबल कहा जाता है। अनुज्ञेय प्रतिबल को ही कार्यकारी प्रतिबल कहा जाता है। ये IS कोड 800/1984 में ये बात कही गई थी। कौन से IS कोड में, IS कोड 800/1984 में ये बात कहा गया था कि जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है उसी को वर्किंग स्ट्रेस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, स्प्लाइस कवर्स एंड इट्स कनेक्शन इन अ टेंशन मेंबर शुड बी डिजाइन। ठीक है, टेंशन मेंबर के रूप में जो स्प्लाइस कवर होता है क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, टू डेवलप नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन मेंबर। जो वहाँ पर मेन मेंबर होता है उसके नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वहाँ पर स्प्लाइस कवर यूज किया जाता है। देखिए क्या होता है ना, एक तो होता है ग्रॉस एरिया, ठीक है, एक होता है नेट एरिया। ठीक है, ग्रॉस एरिया क्या होता है, जो सेक्शन का पूरा एरिया होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको, मान लो ये कोई सेक्शन है, ये क्या हो गया, इसका एरिया निकालेंगे, ग्रॉस एरिया हो जाएगा। यहाँ पर एक रिवेट के लिए यहाँ होल कर दिया गया कि यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, तो इस रिवेट का जो होल किया गया इसको माइनस कर देंगे टोटल एरिया में से, तो क्या हो जाएगा, नेट एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो जब नेट एरिया जितना होता है उतना ही उसी के हिसाब से टेंसाइल, उसका नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। अगर नेट एरिया की वैल्यू ज़्यादा होगा तो नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़्यादा होगा। जब नेट एरिया कम होगा तो नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगा। तो कभी कभी क्या होता है, इस नेट एरिया को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नेट एरिया को बढ़ाने के लिए हम स्प्लाइस कवर यूज कर देते हैं। स्प्लाइस कवर्स यूज करने से क्या होता है, उसकी नेट एरिया बढ़ जाता है। जब उसकी नेट एरिया बढ़ जाएगा ना तो उसका नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, यानी शुद्ध तनन सामर्थ्य उसका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। According to IS 800/1984, the permissible stress in axial tension in steel is। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपसे बताया था कि जो परमिसिबल स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो 0.6 FY होता है। जस्ट अभी दो क्वेश्चन में मुझे यही चीज़ मिला हुआ था। तो परमिसिबल स्ट्रेस का है या वर्किंग स्ट्रेस का है, दोनों का मतलब सेम होता है और दोनों का ही वैल्यू 0.6 FY के इक्वल लिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है। A steel member which is subjected to primary tension is called। देखिए किसी भी स्टील मेंबर में जब उसमें टेंशन लोड लगता है तो या तो उसे टाई बोलेंगे और या तो उसे टेंशन मेंबर बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। टाई में हमेशा टेंशन लोड लगता है और टेंशन मेंबर में भी टेंशन लोड लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अ टाई इज अ, देखो वही चीज़ यहाँ पे कह दिया। टाई क्या होता है, टाई एक टेंशन मेंबर होता है। ये दोनों क्वेश्चन देखो सेम है कि भाई जब भी किसी मेंबर पे टेंशन लोड लगता है ना तो उसे या तो टाई बोलेंगे और या तो टेंशन मेंबर बोलेंगे, क्योंकि टाई ही एक टेंशन मेंबर होता है। अगला क्वेश्चन भी वही है, अ टाई इज क्या होता है, टेंशन मेंबर होता है। अगला क्वेश्चन है, द लेसिंग आर सब्जेक्टेड टू रजिस्ट अ ट्रांसवर्स शियर्स ऑफ। लेसिंग
2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर, उस मेंबर में जो एक्सियल फोर्स होता है, जो एक्सियल फोर्स होता है उसका 2.5% हम लेके चलते हैं। किसके लिए? उसके शियर को रजिस्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ।